Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आइसोमेरिज्म के सेकंड लेक्चर में आपके साथ सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को डिस्कस करूंगा। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया। पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर उसको कंपेयर करूंगा अपनी आज की नेक्स्ट टाइप के साथ, ताकि उसमें कंपेयर करना आपके लिए इजी हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने बताया था कि दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये उसकी सिंपल डेफिनेशन थी। हमने फिर उसको यूं भी कह सकते हैं कि डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब यहां पे एक जो मेन पॉइंट है वो आपने नोट करना है, जिसको मैं रिलेट करूंगा अपने आज के नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म की टाइप है उसके साथ। अब मैंने कहा कि डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस। अब ये स्पेस की बात आज नहीं करने जा रहा हूं कि हमारे पास वो जो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हमने कहा वो एक्चुअली डिफरेंस इन द अरेंजमेंट की बात थी, लेकिन यहां पे स्पेस का कोई कंसर्न नहीं था। अब स्पेस से रिलेटेड मैं नेक्स्ट टाइप देखता हूं। जो आज का मेरा टॉपिक है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जिसको कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, पहले सिंपल हम डेफिनेशन देख लें कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, जबकि हमने स्ट्रक्चरल में क्या बोला था कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। अब स्टीरियो में क्या होने जा रहा है कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंस इन द अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस। वहां पे स्पेस में ऐसा कुछ नहीं था, यहां पे स्पेस में अरेंजमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी, हालांकि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा। ये मैं एग्जांपल से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूं, तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब हम इसको दूसरी तरह कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए मैंने इसको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म बोला। आप देखें, अगर आप सिंपली इसको याद रखना चाहें तो आप यूं रख सकते हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था कि इसमें स्ट्रक्चर चेंज था। इनको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म इसलिए बोला कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। सो ये उसका सिंपल आपने चीज़ याद रखनी है। अब कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या बनता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैरेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर कंपाउंड। उसमें जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है कंपाउंड की, उसकी हम जो कैरेक्टराइज करते हैं हम उसकी बात कर रहे थे। अब मैं चलता हूं हमारे इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप्स की तरफ। इसकी 2 टाइप्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की है, सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगा उसको हम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और उसी का दूसरा नाम जो है वो सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म है। ये उसी ज्योमेट्रिक का ही दूसरा नाम है। अब सिज और ट्रांस आइसोमर्स का क्या मतलब है, तो आप याद रखें, सिज का मतलब होता है सेम साइड, कि अगर कोई सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे हों तो हम उसे क्या कहेंगे, सिज फॉर्म। और ट्रांस क्या होता है कि अगर सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो अगर डिफरेंट साइड्स पे हों तो हम उसको ट्रांस बोलेंगे। सो सिज का सिंपल मीनिंग सेम साइड और ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड। अब हम देखते हैं जो मेन इस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की जो टाइप्स हम जब डिस्कशन करने जा रहे हैं एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं।
यहाँ पे ज्योमेट्रिक के अलावा जो स्टीरियो की सेकेंड टाइप है वो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। वो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं आज के लेक्चर में ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पे ही फोकस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की अब कंडीशंस आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये कंडीशंस आपको समझ आ गई तो एग्जांपल्स को समझना आपके लिए सिंपल हो जाएगा। अब सबसे पहले आप देखें, इसमें हम कंडीशंस देखते हैं कि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो आप उन कंडीशंस में सबसे पहला पॉइंट लिखें, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां पॉसिबल हो सकती है। तो आप याद रखें, ये अल्कीन्स में पॉसिबल है। मतलब जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगी। अगर आप कोई भी एक हमारे पास पेज ले लें या किसी भी चीज के ऊपर आप एक नेल लगाएं तो उसको हर तरफ घुमाना हमारे लिए इजी होगा, लेकिन जब आप उसके अंदर एक और नेल लगाएंगे तो उसको घुमाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसके साथ बॉन्ड्स जो मौजूद है, टू बॉन्ड्स बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, तो उनमें रोटेशन जो होगी वो डिफिकल्ट होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, आप उसको वहां से रोटेट नहीं कर सकते। पहली बात, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए रोटेशन में। सेकंड, अगर हम देख लें कि हमारे पास जो इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड। किसके साथ? जो डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन्स के साथ के दरमियान मौजूद है, उस कार्बन, एक कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम ग्रुप्स हुए तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। ये एक पेट एमसीक्यू भी आता है कि जब भी वन अल्कीन लिखेंगे तो उसके ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं होते, टू के होते हैं। वो भी हम इंशाल्लाह भी एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो इसकी कंडीशन है वो क्या है? वो रेस्ट्रिक्शन है अबाउट सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड। रेस्ट्रिक्शन किसमें कर लेते हैं? सिंगल बॉन्डेड साइक्लिक कंपाउंड्स के। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें सिंगल बॉन्ड है तो वहां भी रिस्ट्रिक्शन होगी तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी, अदरवाइज ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। सो दिस इज द कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अगर ये तीन बातों को हम फॉलो करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म उसमें पॉसिबल है। अब मैं चलता हूं कि हमसे ये पूछा जाता है कि जी जो हमारे पास सिज हैं या ट्रांस आइसोमर्स हैं उनको कन्वर्ट एक दूसरे में कैसे किया जाता है, इंटर कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। तो मैं इसके बारे में शॉर्टली आपको बताता चलूं कि हमने क्या करना है। हमारे पास, अगर मैं डायग्राम बना देता हूं कि मेरे पास अगर कंपाउंड है कोई भी, फॉर एग्जांपल उसमें यहाँ पे CH3 ग्रुप्स एक ही तरफ अटैच हैं, तो दिस इज सिज फॉर्म। हम सिंपली क्या करें, अगर उसको हीट करें, हीट करने से क्या होगा, जो इसका बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, आप जानते हैं जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं। क्योंकि आप देखें ये जो कार्बन एटम्स हैं, दो कार्बन और जो 4 उसके डिफरेंट एटम्स उसके साथ अटैच हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। चूंकि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, तो वो एक ही प्लेन में है। तो हम उसमें क्या कहते हैं कि जब आप इसको हीट करते हैं तो ये पाई बॉन्ड क्या होता है, वो टूट जाता है। और इसमें आप याद भी रखें कि इस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 62 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो जो हम हीट उसको दे रहे होते हैं, जो टेम्परेचर दे रहे होते हैं, वो इतनी हीट अगर दे, कितनी मैंने आपको बोली, 62 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर इतनी हीट आप उसको देते हैं
तो वो पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर मैं यहीं पे उसको रिफॉर्म करना चाहूं तो जब रिफॉर्म होगा तो वो डबल बॉन्ड दोबारा बन जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप ऐसे लिख लें कि ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्जन में क्या होगा, आप सिंपली देखें, ये जो CH3 दोनों एक तरफ थे, अब ये वाला रोटेट होके ऊपर चला जाएगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारे पास क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है जब डबल बॉन्ड है, तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म थी। अगर हम उसको अब सिज को ट्रांस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने पहले हीट दे के वो डबल बॉन्ड तोड़ा, वो जो रेस्ट्रिक्शन थी वो खत्म की, वो सिंगल बॉन्ड बना, और सिंगल बॉन्ड हम रोटेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे रोटेट किया। अब जब ये देखें, ये ग्रुप CH3 एक ही तरफ थे, अब ये मैंने जब रोटेट किया तो CH3 ऊपर आ गया, तो ये उसकी कौन सी फॉर्म बन गई, उसकी ट्रांसफॉर्म। आप दोबारा इसको भी रीफॉर्म करें तो फाइनली हमारे पास अब देखें क्या आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे ग्रुप्स लिखूं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये CH3 अगर यहाँ पे था और अब ये CH3 उसके अपोजिट साइड पे आ गया है, तो देखें ज़रा, यहाँ पे दोनों एक तरफ थे और यहाँ पे अपोजिट साइड पे CH3 ग्रुप है। सो दिस फॉर्म इज सिज फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज ट्रांस फॉर्म। तो मैंने स्टार्ट में ही बोला सेम साइड और अपोजिट साइड। सो ये था इंटर कन्वर्जन ऑफ सिज इनटू ट्रांस या ट्रांस इनटू सिज, वाइस वर्सा होता है। इसी तरह से अगर ट्रांस होता तो सिज में कर सकते थे, सिज है तो ट्रांस में कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं अपने इस लेक्चर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिज। ऐसा क्यों होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल, ये स्टेबल ज्यादा होता है किससे, देन सिज आइसोमर। एक ही कंपाउंड का जो हम सिज और ट्रांस देख रहे थे उसमें से ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, तो आप देखें, हमने अभी बोला कि जो ट्रांस है उसमें जो ग्रुप्स हैं, और यहां पे मैं ग्रुप्स किसकी बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल यहां पे कोड कर लूं तो आपको समझने में आसानी होगी कि आप देखें, अगर तो मैंने बोला CH3 ग्रुप्स एक ही तरफ हैं तो ये सिज है, और अगर CH3 ग्रुप्स अपोजिट साइड पे हैं तो ये ट्रांस है। अब ये जो CH3 है ये एक बल्की ग्रुप है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये इस तरह से बनेगा, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सो इसको हम क्या कहते हैं, बल्की ग्रुप। बल्कि यहां पे बड़ा ग्रुप है। इसी तरह अगर यहां पे भी इसको भी देखें तो ये भी बल्की ग्रुप है। अब कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि ये बल्की ग्रुप्स एक ही साइड पे मौजूद हैं। जब एक ही साइड पे मौजूद हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हम इसको कहते हैं स्टीरिक रिपल्जन्स। उस रिपल्जन्स की वजह से ये जो डबल बॉन्ड में मौजूद पाई बॉन्ड है ये टूट सकता है, और जब वो टूट गया तो वो स्टेबल तो ना रहा, वो रिएक्टिव हो गया, तो वो मतलब बॉन्ड खत्म हो गया, तो उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। तो सिज वाला स्टेबल नहीं है। जबकि ट्रांस में देखें, एक ग्रुप नीचे है एक ऊपर है। सो ये बल्की ग्रुप्स जो हैं ये एक दूसरे में स्टीरिक रिपल्जन्स नहीं करते। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ट्रांस क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बल्की ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, वो अपोजिट साइड पे होते हैं। और सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि नो स्टीरिक रिपल्जन्स, उनमें स्टीरिक रिपल्जन्स नहीं होंगी। इस वजह से जो ट्रांस है
वो ज़्यादा स्टेबल है। एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल्स में आपने इन जो कंडीशंस हैं उनको पॉइंट अपने ज़हन में रखना है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं। अब सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है 2-butene shows geometric isomerism. But 1-butene does not. अब 2-butene हमारे पास चूंकि ब्यूटीन है C4H8, अब जो सेकंड और थर्ड के दरमियान है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म करता है, 1 और 2 वाला नहीं करता। अब मैं इन कंडीशंस में देखूं, सबसे पहले हमने देखना है कि डबल बॉन्ड उसमें है, तो इट मींस कि उसमें पॉसिबल है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो जाती है। आप जब भी, अब चूंकि मैंने 2-butene ड्रॉ करना है तो आप डबल बॉन्ड को यहां पे लगाएं। अब ये कार्बन जो भी बन जाएंगी, हमारे पास अब टोटल 4 कार्बन है, तो अगर मैं बना रहा हूं 2-butene तो मेरे लिए ये कार्बन सेकंड और थर्ड हैं। तो अब मैंने क्या करना है, जो हमारे पास कितनी कार्बन रह गई, फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगी, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हमारे पास हो जाएगी फोर्थ। अब लाजिम बात है जिस जगह पे कुछ नहीं है वहां पे हाइड्रोजन हम लगा देते हैं। अब देखें, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे ये एग्जांपल डिस्कस की थी। दिस 2-butene इज नाउ सिस, ये उसकी सिस फॉर्म है। व्हाई? बिकॉज मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड। अब सेकंड इसका क्या बनेगा, ट्रांस जो हमारे पास आइसोमर बनेगा वो क्या होगा, उसमें आपने जो मिथाइल ग्रुप है उसको रोटेट करके ऊपर ले जाना है। ये CH3 ऊपर चला जाएगा, ये CH3 यहाँ ही पड़ा है, जबकि जो 2 हाइड्रोजन्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये उसकी कौन सी टाइप हो गई, दिस इज ट्रांस 2-butene। अब ये तो आइसोमर जिसके बन गए, 1-butene वाला क्यों नहीं बनाता? अब ये कंडीशन आपने समझनी है। 1-butene क्या हो जाएगा, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन। तो अब हमने जो बाकी कार्बन है वो कहाँ लिखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो अब बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, फर्स्ट कार्बन है तो उसके हम क्या कर लेते हैं, 2 बॉन्ड पूरे करते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी। अब दिस इज कॉल्ड 1-butene, ये क्या है, 1-butene है। तो आप अगर इस पे गौर करें तो अब मैंने यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट लिखा था कि डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, आप इस कार्बन के ऊपर देखें, इस कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जबकि आप इन दोनों केसेस में देखें, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है और नीचे मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन में भी एक हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है। तो इसका आइसोमर पॉसिबल है और इसका आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कंडीशंस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिफरेंट ग्रुप्स का होना चाहिए उन कार्बन्स के ऊपर जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स हैं। सो उससे तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपने क्या देना है कि उसमें ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इस वजह से इसके जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है वो पॉसिबल हैं, और जिसमें सेम एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, अगर वो सेम है तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। सेकंड में इसकी एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लेता हूं, वो भी इसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं। अगर कोई मेरे पास फॉर एग्जांपल सेम फैमिली से अटैच हो, यानी कि अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं तो उसमें अगर लाजमी नहीं दोनों ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, तो उसमें हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। सबसे पहले आप देखें इसको लिखने का तरीका कि आपने देखना है प्रॉप 3 कार्बन, इन डबल बॉन्ड, क्लोरोमीन क्लोरीन, ब्रोमोमीन ब्रोमोमीन ब्रोमीन। आप 3 कार्बन लिखें, 1 ये 2 डबल बॉन्ड लिख के थर्ड कार्बन को आप एक तरफ लिख लें। अब 1 के ऊपर क्या लगाना है आपने, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2 एंड दिस इज 3।
1 के ऊपर लगाना है ब्रोमीन, 2 के ऊपर लगाना है क्लोरीन, बाकी आपने क्या कर लेना है, उसका हाइड्रोजन अटैच कर देना है। अब देखें इसमें भी इस कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, इसके ऊपर भी डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इसकी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल हो गई। दूसरा आपने ये देखना है कि अब ये हैलोजन सेम साइड पे हैं, सो दिस इज सिस फॉर्म, और इसी का ट्रांस क्या बनना चाहिए, उसमें आपने क्या करना है कि हैलोजन को आपने इन्वर्ट कर देना है। ये Br ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्म। तो आप ये कंडीशंस को अपने माइंड में रखें कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड होना मस्ट है, फिर डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, कि वो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स में होने चाहिए, डिफरेंट पोजीशंस पे होने चाहिए। आप इसलिए याद रखें कि लाजमी नहीं कि हर डबल बॉन्ड, हर अल्कीन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा। तो मैंने इसलिए क्लियर किया कि अगर सेम ग्रुप अटैच है तो वो शो नहीं करेगा। तो ये एग्जांपल आपने देख ली 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन की, तो उसमें सिस ट्रांस मैंने हैलोजन्स फैमिली से आपको बता दिया। अब मैं एक आपसे एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें मैं क्या देख लेता हूं कि वो थोड़ी सी हमारे पास एग्जांपल जो है वो क्या हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूं ब्यूटीन डाइयोइक एसिड। अब इसमें आप देखें क्या होता है, हमारे पास ये कार्बन है, उसका डबल बॉन्ड है और 2 ग्रुप यहाँ पे अटैच हैं। चूंकि मैंने डाइयोइक एसिड बोला तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना मस्ट है। अब इस साइड पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। अब देखें डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इधर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल है। उसके बाद अब ये अपोजिट साइड पे हैं, ये क्या कहलाएगा, दिस इज ट्रांसफॉर्म, क्योंकि अपोजिट है। और इसी तरह अगर मैं इसका सिज बनाऊं तो उसमें क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो उसमें हम क्या कर लेते हैं कि C डबल बॉन्ड OH एक ही तरफ, तो इधर भी COOH एक तरफ, तो यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो ये उसकी कौन सी टाइप हो जाएगी, दिस इज सिज फॉर्म। अब इसके नाम भी आप लोग याद रख लें कि जो ट्रांसफॉर्म का होता है हम उसको क्या कहते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। अब ट्रांसफॉर्म इसी डाइयोइक एसिड का नाम फ्यूमेरिक एसिड है, और जो सिज फॉर्म है उसका नाम है मैलिक एसिड। अगर आपको भूल भी जाएं या रट्टा मारने में प्रॉब्लम हो तो आप CM याद रख लें, चीफ मिनिस्टर से, कि सिज वाले को हम मैलिक एसिड कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास हो गई। अब मैं चलता हूं, हमारे पास जो मैंने थर्ड लिखा था कि रिस्ट्रिक्शन इन सिंगल बॉन्डेड साइक्लिक कंपाउंड्स, कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है साइक्लिक कंपाउंड्स में तो उसमें क्या हो सकता है रिस्ट्रिक्शन कैसे। फॉर एग्जांपल आप देखें मेरे पास अगर कंपाउंड मौजूद है साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है कि हर कार्बन के ऊपर 2-2 बॉन्ड होते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें भी पहली कंडीशन वही है कि हर कार्बन के ऊपर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। तो देखें CH3H, तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं और साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इसको भी अगर आप घुमाएंगे तो बॉन्ड टूट सकता है, तो रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो अगर इसमें भी ये सेम साइड पे होंगे जैसे CH3, तो दिस इज सिज फॉर्म, और अगर मैं इसका ट्रांस ड्रॉ करूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये CH3 यहाँ पे था, तो यहाँ पे वो क्या हो जाना चाहिए, नीचे हो जाना चाहिए, मतलब उसकी अपोजिट साइड। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। और इसमें किसमें पॉसिबल नहीं हो सकता, तो वो भी आप देख लें कि ये कहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता, कि अगर मेरे पास साइक्लोप्रोपेन होता और उसमें दोनों ही हाइड्रोजन्स यहाँ पे अटैच हों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ CH3, तो यहाँ अगर H हो, तो अब चूंकि इस कार्बन के ऊपर दोनों सेम ग्रुप अटैच हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे 1 ब्यूटीन ने ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं शो किए थे, उसी तरह ये साइक्लिक कंपाउंड्स भी आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिक शो नहीं करेंगे। ये जो मेरा लेक्चर था, इसमें मैंने जो कंडीशंस हैं उनके रिलेटेड आपसे एग्जांपल डिस्कस की। आप उन कंडीशंस को दोबारा देख लें। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब डबल बॉन्ड का होना जरूरी। अब हर डबल बॉन्ड वाला ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करता। MCQ में जब भी 1 ब्यूटीन 1 अल्कीन लिखा होगा तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा।
उसके अलावा अगर कोई पोजीशन होगी जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे उन डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेंगे। और अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें सिंगल बॉन्डेड अगर रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेंगे। सो ये हमारे पास था स्टीरियो आइसोमरिज्म की फर्स्ट टाइप, जिसको मैंने थॉरली डिस्कस किया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।